दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज फिर उपस्थित हूं अनुस्वार मंच पर और आज के लिए हमारे साथी हैं, अतिथि हैं डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल से। डॉक्टर दीपक साहित्य के क्षेत्र में न जाने कब से जुड़े हुए हैं और उनका अनुभव, उनके बायोडाटा को देख करके ऐसा लगता है कि सूरज को दिया दिखाने वाला होगा। आइए हम उनकी साहित्यिक यात्रा पर सीधे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसी रही उनकी यात्रा और कैसे उनके रहे अचीवमेंट। स्वागत है देवेंद्र दीपक जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपका याद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नहीं सर, ये आभार तो हमें है कि आपने हमें समय दिया और टेक्निकल ग्लिच के बावजूद भी आपने प्रयास किया। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग असली क्या है, हम लोग पुराने लोग हैं जी सर, इसलिए लिमिटेड नॉलेज। लेकिन फिर भी अब इस उम्र में भी कोशिश तो करते हैं। जी सर, मैंने देखा आपने बहुत कोशिश की। तो शुरू करते हैं सर आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा। बोलिए, कहाँ से शुरू, कुछ सवाल पूछिए। हम सब जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और देखिए, सबसे बड़ी बात है साहित्य की उपज जब होती है जब मन में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा, कोई वेदना पैदा होती है, उसके कारण ही साहित्य पैदा होता है। जी सर। जब देश का विभाजन हुआ, जी सर, तब हमने जो कुछ देखा उसके भीतर से हमारे भीतर साहित्य का स्फुरण हुआ। जी। उन्हीं दिनों हमने पृथ्वीराज कपूर के नाटक भी देखे। जी। और उस सब में जो उस समय की विभीषिका थी, तो उस समय की विभाजन की विभीषिका, जैसे वाल्मीकि को कंस वध की चिंता हुई, ऐसे ही हमें विभाजन के समय जो हमने देखा उससे हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई और वो साहित्य के रूप में, कविता के रूप में फूटी। मेरी पहली कविता मस्ताना जोगी एक पत्रिका निकलती थी पंजाब से, जी सर, उसमें छपी थी। अब तो वो ना मेरे पास कविता है ना मस्ताना जोगी है, समझे जी। अब तो हम ही जोगी हैं जो इधर उधर घूमते फिरते हैं। सर अगर उसकी एक दो लाइनें याद हो तो अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, अब तो जो है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो पहली कविता आपकी, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हम इंटरमीडिएट में आए जी सर, तो हमारे एक मित्र थे कृष्णदत्त शर्मा करुणेश, हम लोग साथ साथ रहते थे, क्लास फेलो थे जी सर। तो उस समय उनके साथ हमारा संबंध हुआ और कविता का पढ़ने लिखने का चस्का लगा। तो हमने जब इंटरमीडिएट में थे तो हमने उसी समय विशारद की परीक्षा दी। और उसके बाद जब बीए करने लगे तो बीए पार्ट 1 में साहित्य रत्न का पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 में साहित्य रत्न का पार्ट 2 किया। तो लिखने की चलती रही और उसमें हमें जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया हमारी लेखन शैली को और सोच को, उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम सबसे प्रमुख है। जी सर, आपने नाम सुना होगा उनका। जी सर। हिंदी में सबसे अधिक गद्य लिखने वाला और बिकने वाला आदमी अगर कोई है तो वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। उन्होंने हमें दो बातें टिप्स की कि जब हम एमए करने गए तो हमें उन्होंने कहा कि देखो, तुम लिखते भी हो और हिंदी में एमए भी करने जा रहे हो। जी सर। तो एक बात का ध्यान रखना कि कभी ये भूल जाना कि 2 साल तक तुम रचनाकार हो, क्योंकि तुम्हें अगर ये ध्यान रहा तो तुम अपने आचार्यों का सम्मान नहीं कर पाओगे। जी, तुम कहोगे मैं तो लिखता हूँ, ये तो पढ़ाते हैं। जी जी। तो उन्होंने जो हमें ये गुर दिया, तो हमने 2 साल के लिए डुबकी लगा ली और इधर उधर कुछ नहीं, जो है कोई लिखना पढ़ना, केवल पढ़ना और अध्ययन करना। तो वो उस समय वो चलता रहा। पहले एमए इंग्लिश में किया, फिर एमए हिंदी में किया
और 59 में हम मध्य प्रदेश की स्कूल हायर एजुकेशन की सर्विस में आ गए। जी सर। तो फिर लिखना पढ़ना चलता रहा। एक लंबी दौड़ है, एक लंबा सफर है। और कोई आप आगे कोई प्रश्न करें तो मैं आगे बढ़ूं। जरूर। आपने आपकी प्रमुख चर्चित रचनाएं देखने पर ये मिलता है कि आपने कविता पर भी काम किया है। देखिए मेरे असली, अच्छा चलिए मैं शुरू करता हूं। समीक्षा पे भी काम किया देखिए है। मेरे सोच के कई आयाम हैं। मैंने कई विमर्श पर काम किया। जी सर। पहले देखिए, मैंने शिक्षा विमर्श पर काम किया, तो मेरा एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है मास्टर धर्मदास। हाँ जी। इसमें ये पहला हिंदी का एक काव्य संग्रह है जिसमें शिक्षा को लेकर के एक काव्यात्मक समीक्षा लिखी गई है। और इसमें आजकल जो शिक्षा के अंतर्गत अच्छा शिक्षक, बुरा शिक्षक, नकल, परीक्षा में नकल और ट्यूशन, इन सब बातों को लेकर के मैंने लिखा। और वो मेरा शिक्षा विमर्श के रूप में मेरा एक काम है। और उसके ऊपर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मास्टर धर्मदास का व्यंग बोध करके एक पुस्तक अलग से अरुण भगत ने एडिट की। केवल एक किताब के ऊपर की एक किताब आई, बहुत पॉपुलर हुआ। तो उसमें उसका एक बुद्धिजीवी का रूप है। और उसमें एक बात ये भी हमने कही कि देखो, कभी हम शिक्षक थे तो हमने ही कभी राम बनाए, हम ही ने कभी लक्ष्मण बनाए। ये तो ये जो शिक्षक का एक वैभव है वो हमने उसमें प्रस्तुत किया है। दूसरा हमारा विमर्श है जिस पर हमने, वो है जिसको हम अंत्यज विमर्श कहते हैं, जिसे आप दलित विमर्श कहते हैं। इस दलित विमर्श को लेकर के मेरा पहला काव्य संकलन 91 में आया था, जिसमें था हम बौने नहीं। इस हम बौने नहीं में मैंने जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं उनके बीच मुझे काम करने का बहुत मौका मिला। मैंने लगभग 100-150 बच्चे ST SC के ऐसे तैयार किए जो आज IG DIG से IAS से रिटायर हुए हैं। जी जी। तो वो मेरा जो विमर्श था, दलित विमर्श, मैं उसको अंत्यज विमर्श कहता था जी, क्योंकि दलित शब्द पॉलिटिकल हो गया है, इसलिए अंत्यज। क्योंकि मुझसे लोगों ने पूछा कि अंत्यज क्यों, तो मैंने कहा दलितों में भी जो दलित है, मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ। ठीक बात है। तो वो मेरा हम बौने नहीं एक काव्य संकलन आया, उसकी बड़ी चर्चा हुई। और इसके बाद मेरा इसी विषय पर एक दूसरा काव्य संकलन आया जिसका नाम था मेरी इतनी सी बात सुनो। अच्छा। ये काव्य संकलन में जब मैं शीर्षक इसका देने लगा तो संजीव जी क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि इसका क्या शीर्षक दूं, तो मैंने चुना कि मेरी बात सुनो जी। फिर मन में आया कि नहीं यार, मेरी बात सुनो नहीं, फिर आया मेरी इतनी बात सुनो। हाँ, ये ज्यादा सुन। हाँ, फिर और मन में आया कि नहीं, मेरी इतनी सी बात सुनो। इतनी बात नहीं, इतनी सी बात सुनो। और वो इतनी सी बात क्या थी? वो थी मेरी इतनी सी, सुन सकते हो तो सुनो, मेरी इतनी सी बात सुनो जी। इतनी सी बात सुनो, बंदूक हूं कंधा नहीं हूं मैं, बंदूक हूं कंधा नहीं हूं मैं, अंत्यज हुआ तो क्या, अंधा नहीं हूं मैं, मेरी इतनी सी बात सुनो जी। तो ये काव्य संकलन मेरा आया और इस पर जनसत्ता वगैरह में अच्छी समीक्षाएं आई। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा जो एक उसी का एक अनुषंग है वो है संत रविदास की राम कहानी जी। संत रविदास की राम कहानी को मैंने उसी में जो एक दलित विमर्श में जो अध्यात्म का पक्ष है जी सर, उसको मैंने उसमें रखा। और वो आपको अच्छा लगेगा जान के कि संत रविदास की राम कहानी दृष्टि और मूल्यांकन, इस पे 40 समीक्षाओं की एक किताब जो है छपी, इतना उसका सत्कार हुआ। और वो उसको एक पुरस्कार भी कहीं से मिला, ध्यान नहीं है अब तो। ये उसके बाद
अब उसके बाद मेरा एक विमर्श था, गौ विमर्श। हाँ, गौ माता। तो गौ विमर्श में मैंने क्या किया कि मैंने सारे भारतवर्ष के इधर उधर जो हिंदी में कविताएं गाय पर लिखी थी, वो कविताएं मैंने इकट्ठी की। मैंने कवि मित्रों को चिट्ठी लिखी और कहा कि यदि आपने गाय पर कोई कविता लिखी हो तो मुझे भेजें, और ना लिखी हो तो आप देखें। जी। तो एक संजीव जी, एक मित्र ने हमसे लिखा चिट्ठी में, तो हमें कोई कविता नहीं सूझती गाय के ऊपर जी। तो मैंने उससे कहा, बंधु एक बार गाय की आंख में झांक कर देखो, हाँ, तुम्हें कविताएं ही कविताएं सूझेंगी। जी जी। तो फिर उस मित्र ने हमें कविता लिख करके भेजी और हमने प्रणाम कपिला नाम से एक संकलन तैयार किया। इस संकलन में 134 कवियों की 145 कविताएं हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि इस कविता संकलन में हमने जो था, उस कविता संकलन में हमने 2 भाग कर दिए, एक छंद मुक्त कविताएं और एक छंदबद्ध कविताएं। तो जो छंद मुक्त कविताएं थी उनको हमने एक खंड में, और छंद वाली, क्योंकि जिसकी जैसी पसंद हो वैसी कविता पढ़ लो। एक बात, उसमें सबके जो पते थे मैंने अंतिम पते भी दिए। और एक खास बात क्या थी उसमें कि मैंने उसमें वैचारिक एक खुलापन रखा है, यानी उसमें अगर वामपंथी वामपंथी विचार भी हो तो ठीक है, शामिल कर लिया। और कविता है तो उसमें वंशी की कविता है तो बलदेव वंशी की कविता ऐसा सूझे वैसा लिखिए, और वो संकलन मैंने तैयार किया। लेकिन मेरा अपना, मैं उसमें अपनी कविताएं तो नहीं दे सकता था, तो मैंने उसमें केवल 2-3 कविताएं दी। और उसके बाद मैंने फिर उसमें जो है वो मेरा एक संकलन निकला, गौ उवाच। हाँ, तो इसमें गौ उवाच में, जिसमें पहले आपने चर्चा की, इसमें मेरा जो काव्य संकलन है इसमें मेरी अपनी गाय पर केंद्रित कविताएं हैं, और इसको कुल मिलाकर के ये गौ विमर्श मेरा है। और इसके माध्यम से मैंने समाज के सामने प्रश्न रखा, और ये बात मैंने उसमें रखी। एक किताब आपकी प्रणाम कपिला भी तो है। हाँ, ये प्रणाम कपिला में ही 125 कविताएं, 145 कविताएं हैं जी। ये किताब घर से दिल्ली से आया था, और गौ विमर्श, गौ उवाच करके फिर मैंने जो है, और बल्कि जंजीर जी एक अच्छा प्रसंग क्या हुआ कि गौ उवाच का विमोचन भोपाल जी हुआ, और काशी से रामनिवेशाचार्य जी आए, और अपने ही साधन से आए, यहाँ अपने साधन से ही उन्होंने जो है कार्यक्रम में भाग लिया, और मुझे उन्होंने शॉल श्रीफल यहाँ के लोग देने लगे, कहने लगे नहीं मैं तो वहीं से लेके आया हूँ डॉक्टर साहब के लिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और उनके सामने ही मैंने एक संकल्प किया, और वो संकल्प था कि मैंने कहा भाई मेरा जब निधन हो जाए तो मेरी देह जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दी जाए, क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, तो मैं जीवन भर अध्यापक रहा। अगला जन्म यदि मनुष्य योनि में मिले तो मैं कहूँगा भगवान मुझे अध्यापक ही बनाए। तो मैंने कहा यार मेरे जाने के बाद मेरी देह जो है वो मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी टेबल पर मेरा शव है, और उससे बच्चे लोग एनाटॉमी पढ़े हैं। तो ये मैंने बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। मैं नतमस्तक हूं आपके ऐसे विचारों की। ये आप देखेंगे हिंदी के लेखक जो है बात तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। मैंने अगर अंत्यज कविता लिखी तो आपको ताज्जुब होगा, जब अष्टमी होती है तो मैं अपनी स्वीपर की लड़की को बुलाता हूँ, उससे अपने हाथ से उसके पाँव धोता हूँ, मेरी पत्नी उसको भोजन कराती है। तो हम कहते हैं भैया यदि लिखते हो तो उसको जीना भी सीखो। हिंदी के कवियों पर यही है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उनके जीवन में आप झांकेंगे तो शाम को केवल बोतल ही दिखाई देगी जी। तो वो एक बात हुई जो मेरे लिखने का एक सूत्र रहा है जी सर, और वो सूत्र मुझे दिया प्रभाकर जी ने कि देखो या तो
नई बात कहो जी सर, और या नए ढंग से कहो। ठीक बात है। तो नई बात कहने का अंदाज, नई बात तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नया ढंग तो अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैंने उस सूत्र को अपना करके लिखा तो मुझे उससे बड़ा लाभ मिला। एक दूसरा सूत्र मेरी पूरे चिंतन को, सोच को, लेखन को एक कुंजी है उसकी, वो है उपेक्षित और अलक्षित जी की चर्चा है। समाज में जो उपेक्षित वर्ग है वो मेरा नायक है। समाज में या साहित्य में जो उपेक्षित पात्र रहे हैं, अलक्षित पात्र रहे हैं, मैंने उनको उठाया। मैंने सबसे पहले जब इमरजेंसी लगी तो मुझे लगा यार मैं कैसे इसको उठाऊं, तो मैंने भूगोल राजा खगोल राजा एक काव्य नाटक लिखा और उस काव्य नाटक में मैंने प्रहलाद के और हिरण्यकुश के माध्यम से उसमें मैंने इमरजेंसी को रखा। और उस दृष्टि से वो नाटक, सबसे पहले तो देखिए कैसे कैसा समय होता है। एक सज्जन मुझसे ले गए उसकी पांडुलिपि और कुछ दिन रखने के बाद उसे वापस लौटा दी, उनके छापने की हिम्मत नहीं हुई। अरे बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जी को मैंने भेजा, तो भवानी भाई ने उसको सबसे पहले तो अपनी जो गांधी मार्ग पत्रिका निकलती थी उसके 3 अंकों में उसे धारावाहिक छापा। जी। और बाद में फिर वो गांधी शांति प्रतिष्ठान से छपकर आया। उसके बहुत शो हुए और इसी संदर्भ में मैंने एक मेरा जो ये आपातकाल का विमर्श था, इसको लेकर के मेरा अपना अलग से एक कविता संकलन भी था, बंद कमरा खुली कविताएं। ये जब इमरजेंसी थी उन समय मैंने लिखी और इसमें से 2 कविताओं को बच्चन जी ने अपनी हिंदी की श्रेष्ठ कविताओं में संकलित किया और इस दृष्टि से मैंने आपातकाल को लिखा। अभी यही एक अलक्षित पात्र मैंने और चुना, वो था श्रवण कुमार। तो मैंने एक काव्य नाटक लिखा जिसका नाम है कांवड़ श्रवण कुमार की। कांवड़ श्रवण कुमार की काव्य नाटक आपने देखो, याद होगा आपको, एक में कहावत चलती है कि जब वो जा रहा था तो जाते जाते एक गांव में गया और वहां जाकर उसका मन बदल गया, कहने लगे हम जो है, तो उसके माता पिता ने कहा भैया हमें तुम इस गांव से बाहर निकाल दो, ये भूमि का असर है। तो कोई उसको सतना में बताता है, कोई विदिशा में बताता है, कोई मेरठ के आसपास बताता है, ये आपने सब सुना होगा। जी सर। तो मैंने उसकी एक रात की जो मनोदशा है, जाता है पहले तो उसकी पत्नी, एक और भी उसमें किंवदंती आती है और वो किंवदंती ये थी कि उसने एक कुम्हार से कहकर के हंडिया बनवाई और उस हंडिया को ऊपर से तो एक थी, अंदर से उसमें एक पार्टीशन था जी। एक में तो खीर पकाती थी, एक में वो खट्टी मैगी पकाती थी। श्रवण कुमार को तो खीर दे और पति सासुर को जो है वो मैगी पिलाए। एक दिन वो थाली बदल गई और थाली बदलने से उसको खट्टा उसको मीठा, तब श्रवण कुमार को बड़ा गुस्सा आया। वहीं से मैंने उस नाटक को शुरू कराया कि भैया वो मैं तुम्हें ब्याह के लाया था, तुम जानती थी मेरी स्थिति, मेरे माता पिता अंधे हैं, तब भी तुमने ऐसा किया, ये तुमने वो छोड़ के चली गई। तो उसके पिता, उसके जो गुरु हैं आचार्य, वो उसको कहते हैं भैया जो अनुकूल अपने नहीं है उसको अनुकूल बनाने में समय मत लगाओ जी। समय ही उसे कभी अनुकूल बनाएगा। ठीक बात है। तुम अपने बिखरे जो तुम्हारे मन में अविश्वास जगह है उसको विश्वास में बदलो और तीर्थ यात्रा करो जी। एक सवाल एक मैंने उसमें उठाया, वो उठाया बड़ा नॉर्जिक था। वो श्रवण कुमार कहता है गुरु जी ये तुम तीर्थ यात्रा करो, तो कहता है तीर्थ यात्रा का आंखों के खुलने से क्या ताल्लुक? तो आचार्य उसको कहते हैं कि ज्ञेय के आगे भी है कुछ अज्ञेय जी, और प्रमेय के आगे भी है कुछ अप्रमेय। तब उसको वो कहते हैं, वो कांवड़ को उसको अभिषेक करके और उसका अभिषेक करके कांवड़ उसको सौंपते हैं और वो जाता है, एक गांव में टिकता है, उसका मन बदल जाता है। वो पहले जुए वालों के साथ चला जाता है, फिर वो शराब वालों के साथ, जो आज की हालत है, और फिर वो गांव छोड़ता है, तब वो शील का अर्जन करता है। तो वो मैंने नाटक लिखा और उसमें यही है कि हम सब की
भी वही दिशा है आज की। हम रात की उस अनास्था में ही फंसे हुए हैं, भोगवादी में, और उसका उपाय यही है कि पुरस्चरण में ही मुक्ति है और संचरण ही युक्ति है। तो उस दृष्टि से वो कांवड़ श्रवण कुमार की लिखा। अभी मैंने एक ताजा आपको मैंने दिया उस दिन, एक पुस्तक आपको भेंट की थी मैंने उस दिन, सुषेण वाले। हाँ, सुषेण पर्व। सुषेण पर्व। मतलब मैंने देखा कि भाई यार इतना बड़ा योगदान उसका। अब तुलसीदास को पढ़ा तो कहीं उसकी थोड़ी सी उसे मकान समेत उठा लाए और जैसे थे वैसे उसको छोड़ा है जी। और कालिदास, वो वाल्मीकि में भी उसकी कोई चर्चा नहीं मिली मुझे। और जब मैंने उसका वो रामानंद सागर का देखा तो उसमें भी देखा कि वो उसने बूटी पिलाई, लक्ष्मण जी जगे और लक्ष्मण जी ने जगने के बाद राम जी ने हनुमान को गले लगाया, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जी। तो मैंने फिर जो है सुषेण पर्व दिया, मैंने आपको दिया, आप उसको देखिए। आप उसको देखेंगे कि उसके मन का एक द्वंद्व है जी, और वो द्वंद्व है कि मैं तो रावण का वैद्य हूं, मैं कैसे जाऊं उसके चिकित्सा करने के लिए। तब मैंने उसके इस द्वंद्व का शमन करने के लिए एक नया पात्र उसकी पत्नी के रूप में सृजित किया। और वो पत्नी उसको कहती है कि देखो कल तक जो था, मैं, तुम ये बताओ, तुम आज राज वैद्य हो, लेकिन राज वैद्य होने से पहले तो तुम वैद्य थे। और संजीव जी उससे वो कहती है कि भाई तुम वैद्य थे और वैद्य तब थे तुमने दीक्षांत समारोह में कुछ शपथ ली थी, उन शपथ को याद करो। और तब वो उसको कहती है कि तुमने उस समय जो शपथ ली थी उस शपथ को याद करो। तब वो कहता है कि हाँ तुम सही कहते हो, मेरे राज वैद्य का जो अलंकरण है इसने मेरे चेतना को थोड़ा सा आच्छादित किया हुआ था और मैं अब उसने अपना रिजाइन करता है और फिर चला जाता है। उसका एक जगह और आगे भी द्वंद्व आता है, जब वो चिकित्सा करता है तो पसीना पसीना, और राम जी उससे कहते हैं कि भैया ये तो बताओ कि तुम ये इतने चिकित्सा कर रहे हो, वो हनुमान गए हुए हैं, तुम इतने दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा प्रभु मैंने चिकित्सा की और किसी वजह से अगर लक्ष्मण ठीक नहीं हुए तो आपके मन में ये शंका पैदा होगी कि मैं चूंकि मूल रूप से रावण का वैद्य था इसीलिए मैंने लक्ष्मण की चिकित्सा ठीक से नहीं की, तो मैं तो ऐसी स्थिति में ना रावण का रहा ना राम का रहा। जी। तो राम जो है, संजीव जी उसको उद्बोधित करते हैं कि देखो राम जिस पर एक बार विश्वास करता है उस पर कभी संदेह नहीं करता। चिकित्सा तो तुम्हारे हाथ में है लेकिन जीवन तो देव के हाथ में, नियति विधाता के हाथ में है। इसलिए तुम मुक्त मन से चिंता करो, कोई उसका मन में किसी तरह का द्वंद्व मत करो। तो ये जो उसकी स्थिति थी उसको मैंने रखा, उसको राम जी ये जो अपना छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायपुर के पास एक चंदखुरी जगह है गांव, वहां पर उसकी एक समाधि भी है। और ऐसा कहा जाता है, मेरे पास एक चित्र भी मुझे मिला था कि राम जी जब अयोध्या गए तो वो बाकी सब लोगों को अयोध्या, सुषेण को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि एक मैंने उसमें नाटक में आप में कभी देख लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा, कि सुषेण को वो लंका वापस नहीं जाने देते क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लंका वापस जाएगा तो रावण इसको मार डालेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि तुम अभी मेरे शिविर में ही रहो, यहीं रहो साथ साथ। तो इस दृष्टि से वो मैंने उपेक्षित और अलक्षित वाली बात के माध्यम से ये बात उठाया। और इस दृष्टि से जहां भी मेरी एक पहचान है, असंगत के विरोध में एक आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश की विशेषता क्या है कि वो सर्जनात्मक आक्रोश है। और उस सर्जनात्मक आक्रोश की अभिव्यक्ति का क्या तेवर है? पहली चीज वो सार्थक है, दूसरी चीज वो सहज है, और तीसरी चीज
कि वो दायित्व बोध से भरा हुआ है। मैंने कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी रचना नहीं लिखी जिसके लिए मैं अपने आप को आज भी गैर जिम्मेदार मानता हूं। मैंने जो कुछ लिखा पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा, पूरे एहसास के साथ लिखा। इसके बीच मुझे बहुत से संकट आए, बहुत सी तकलीफें आई, नौकरी छूटी, ये सब चीजें तो हैं, बाकी तो सब चलता है। आप कुछ और बात, कोई सवाल कोई आपका हो तो रखिए। हेलो, एक सेकंड सर, मैं आपके पूरे रचना संसार को देखने के बाद, उसकी विविधता को देखने के बाद, मुझे लगता है कि मैं आपसे जानूं कि आपको सबसे प्रिय कौन सी पुस्तक है। देखिए, संतान तो सबको सब जी, हेलो, हुई एक कविता लिखी मैंने, धनुष की प्रशंसा। जी सर। और विद्यार्थी खड़े हैं और शिक्षक उसको कहता है, भैया तुम उदास क्यों हो। जी, वो कविता मेरी सन 62 में मैंने लिखी थी। और उस कविता को सबसे पहले सेठ गोविंद दास के सामने, और एक विदेशी थे गाजियाबाद में, वहां मैंने उस कविता को पढ़ा था। उस कविता का पंजाबी में, गुजराती में, संस्कृत में, उर्दू में, तमिल में, सिंधी में, मराठी में, गुजराती में, इन सब भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। और उसकी षष्ठी पूर्ति का अभी एक आयोजन हम लोग करने वाले हैं। और उस कविता को जब मैंने वृंदावन लाल वर्मा जी को भेजा सम्मति के लिए, तो उन्होंने मुझे एक लाइन लिखी और कहा कि मैं आपकी कलम को चंदन लगाता हूँ। वृंदावन लाल वर्मा जी का ये आशीर्वाद उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फिर जी राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपके अंचल जी, इन सब लोगों ने उस कविता को बड़ा सराहा। वो कविता मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि बिना मेरे किसी परिचय के वो कविता बिहार में 10वीं कक्षा का जो एक संकलन था, उस संकलन में वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई गई। अभी वो यहाँ पढ़ाई भी जा रही है मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में। और उस कविता में एक शिक्षक का जो आदर्श है अपने विद्यार्थियों के प्रति, सदैता है, वो उसमें मैंने व्यक्त की। और वो लिख करके मुझे बड़ा संतोष हुआ। और अगर एक अकेली वो कविता भी बची रह गई तो वो मेरा जीवन सार्थक है। क्योंकि हिंदी में शिष्य को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन गुरु क्या होता है जी, वो कविता अपने में बहुत महत्वपूर्ण रही। तो वो उसका एक बड़ा सुख है। और अभी तो देखिए आगे क्या लिख पाते हैं। और लेकिन मैंने जो कुछ लिखा उसके पीछे मेरी आस्था है, मेरा एक कमिटमेंट है। मैंने एक जगह लिखा है कि मैं एक लेखक हूं, स्टेनो नहीं हूं, किसी इस या किसी उसका स्टेनो नहीं हूं। मैं अपना सर्वांश किसी को दे नहीं सकता। मेरी एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन मैं पार्टी लाइन में काम नहीं करता जी। खुलेपन से सबको, मैंने जब साहित्य अकेडमी का काम संभाला तो सब लोगों को स्वागत किया, सबका सम्मान किया, सबको बुलाया, सबको तो वो एक सबका साथ। अब कुछ काम ऐसे भी थे जो मेरे हाथों समय हुए। एक याद आई, एक बात आपको बताएं। इकबाल ने एक उसकी कविता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन इस पर बहस नहीं होगी कि वो कुछ क्या है, वो कुछ क्या है जो जिसकी वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। सब इस लाइन को तो करते हैं। मैंने यहाँ इकबाल मरकज का भी डायरेक्टर रहा मैं, तो मैंने एक सेमिनार किया
और उस सेमिनार में मैंने 5-7 ये IAS IPS ऑफिसर्स को, 5-7 पत्रकारों को, 5-7 एजुकेशनिस्ट को, वाइस चांसलर्स को, 5-7 महिलाओं को, सबको मैंने अलग अलग ग्रुप में बैठाया और कहा कि आप बताइए कि वो कुछ क्या है। अच्छा जी, और मैं कहता हूं आज आपके माध्यम से पूरे देश से कहना चाहता हूं कि इस कुछ को सोचिए, वो कुछ क्या है। वो कुछ बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, वो कुछ कम होगा तो देश नीचे जाएगा। बिल्कुल वो ठीक। कुछ क्या है जिसकी वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। ये एक तिलस्म है, जल्दी से खुलता नहीं है। है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो है जी, ये कुछ क्या है? कुछ तो है। ये कुछ है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो है। वो कुछ क्या है? इस कुछ की पूरे देश को पड़ताल करनी चाहिए, सोचना देखना चाहिए कि भैया वो क्या कुछ है, उसे पता लगाओ, खोजो उस कुछ को, और उस कुछ के संवर्धन के, संरक्षण के, संपोषण के, संस्कारित करने के लिए, उसका व्याप बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जाए वो किया जाना चाहिए। सर, मैं आपसे अगला प्रश्न इसी संदर्भ में पूछता हूं कि जब आप कुछ लिखने के निर्णय पे आते हैं तो आप विधा कैसे चुनते हैं कि कौन सी विधा में लिखा जाए? निबंध में, कहानी में, कविता में? सच तो बात यह है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो स्वयं ये डिसाइड करता है कि आपको किस विधा में लिखना है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर लेखक को हर विधा में काम नहीं करना चाहिए। हर लेखक पहले अपनी शक्ति को तोले। देखिए, हम सब आगे नहीं हो सकते, ठीक बात। हम सब जो है वो एक, लेकिन हम जो हैं, जो बन सकते हैं, हमें अपनी एक निश्चित विधा चुननी चाहिए, एक निश्चित शिल्प चुनना चाहिए, उसी में हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। और जब भी कोई विधा चुनी, अब जैसे मुझे लगा कि ये मैंने 4 काव्य नाटक लिखे, तो मैंने वो नई कविता से हटकर के काव्य नाटकों पर काम किया। और मैं नई कविता लिखता हूं, लेकिन मैंने सन 60 के आसपास नया जीवन में एक लेखमाला लिखी, नई पीढ़ी के गीतकार। उस नई पीढ़ी के गीतकार में उस समय के जो गीतकार थे, रामावतार त्यागी, देवेंद्र मिश्र, मुकुट ब्यावी सरोज, आनंद मिश्र, शांति सुख कुसुम, जय कुमार जलज, भारत भूषण, जीवन प्रकाश जोशी, इन सब पर मैंने पृथक पृथक जो है, गिरजा कुमार माथुर, इन सब के ऊपर उस समय मैंने लेख लिखे। अच्छा। तो मेरे लिए मैं कहता भी हूँ कि भैया मैं किसी के लिए अछूत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। जी, तो उस दृष्टि से वो काम, तो विषय जो है स्वयं विधा चुन लेता है। और एक बात आपके सामने नई पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूँ। जी सर। देखिए, फल 2 तरह का होता है। आम 2 तरह का है, एक पाल का और एक डाल का। उस दिन मैंने आपके सामने उस वक्तव्य में उसमें द्राक्षासव की बात की थी। हाँ, याद है। आज मैं उसको एक दूसरे ढंग से इसी बात को कहता हूं कि भाई देखिए, आम है, एक आम डाल का पका है, एक आम पाल का पका है। डाल के पके आम में और पाल के पके आम में कुछ फर्क होता है, ये आप भी जानते हैं। बहुत फर्क होता है। ये जो आम फर्क होता है, जो पाल का पका हुआ आम है, वो कड़क भी है, उसमें उतना रस भी नहीं है, उसमें उतनी मिठास भी नहीं है जी, और उतना रस भी नहीं है। जो आम का डाल का पका हुआ है, वो मुलायम भी है जी, उसमें रस भी है जी, और उसमें स्वाद भी है।
बिल्कुल ठीक बात। और उसमें उसका मूल रूप है। जी जी, तो इसलिए हम जब रचना लिखें तो देखें कि वो आम का डाला, आम डाल का आम है कि पाल का आम है। बिल्कुल ठीक। जी, अगर पाल का पका आम है हमारी रचना, तो यकीनन आज नहीं तो कल लोग जनता को लाभ देगी जो है। जी, तो इसलिए और वो जो पकता है डाल का आम, तो डाल का आम तो देर से पकता है, ठीक बात। और पाल का आम तो जल्दी पक जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारे जो लेखक हैं अधिकांश, वो पाल का आम तैयार कर रहे हैं। ये और इधर लिखा, इधर फेसबुक पे डाल दिया। और ये जो फेसबुक पे लाइक आ रहा है ना, हाँ। ये सबसे ज्यादा लेखकों के लिए नुकसान देने वाला। हाँ। और बहुत सुंदर, अरे भैया बहुत सुंदर तो है, लेकिन इसका कंटेंट क्या है ये तो देखो। ठीक बात है इसमें क्या लिखा है। कई बार तो कोई पढ़ता ही नहीं, लाइक देना है बस, फटाक से लाइक तो बस बिना पढ़े लाइक दे दी, और इतने लाइक मिले कि लेखक जो है फूल के कुप्पा हो जाता है। जरा सी उसकी रचना में इधर से उधर कहो कि भैया देख, इसको तो देख ले, तो इतने में वो कहता है अबे साहब मेरा तो उसमें, यानी जो एक अहंकार अहम पैदा होता है। ये सुंदर, बहुत सुंदर, भाई बहुत सुंदर एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहीं भी फिट कर दो जी। तो वो जो उसमें कंटेंट है उस पर कभी दो लाइन, कोई दो शब्द तो लिखो, तब तो पता चले कि आपने रचना को पढ़ा और उसको जैसा उसे ग्रहण किया। तो उससे तो ये जो एक पाल का आम हम पका। इसी संदर्भ में सर एक सवाल आता है कि लेखकों ने बहुत मेहनत करी है, जैसा आप बता रहे हैं चारों तरफ लेखन विस्फोट है,